देखो, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस तो है, इतने सारे, बट उतने सारे अपन एक बार वो डिस्कस कर ही लिया था। मैं अभी पॉपुलर वन ले लेता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एंड क्यों करते हैं। ठीक है। जैसे, हाँ चल ही रहा है, रिकॉर्डिंग हो गया, ऑन हो गया। ठीक है। तो देखो, दिक्कत यह है, अगर मानो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डी लिस्टिंग का। डी लिस्टिंग दो तरह से होता है। एक, नहीं नहीं, दो सिंपल समय, एक एग्जांपल देता तो सबके लिए अप्लाई होता है। ठीक है। ऐसे वो पूरे फैमिली के एग्जांपल्स कवर हो जाते हैं, मतलब हर एक के लिए इंडिपेंडेंट जाके बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो डीलिस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें लिक्विडेशन आएगा, उसमें या फिर विथड्रॉल आएगा, या फिर कंपनी अपने सिक्योरिटी मार्केट में रखना ही नहीं चाहती है तो वो आएगा। तो उस पर इम्पैक्ट होगा। होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि मानो डीलिस्टिंग हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है, जो अभी लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो चल रहा है, वो कुछ 120 के अराउंड चल रहा है। और जब कंपनी डीलिस्ट कराना चाहती है तो वो कंपनी डिस्काउंट पे कराना चाहती है। कंपनी जो डीलिस्टिंग प्राइस होगा, प्राइस जो होगा, वो कंपनी कुछ मानो अराउंड 40 रुपीज ही देना चाहती है, यानी मैंडेटरी है। अब मुझे बताओ, एंड उसी में और एक बात है कि जैसे ये तो एनएवी के ऊपर इंपैक्ट आ ही रहा है, तुमने इसको जो सिक्योरिटी लेने के लिए जो एक्विजिशन कॉस्ट जो पे किया था, कुछ करीब करीब 100 रुपए था। अब तो पूरा वैल्यूएशन ही चेंज हो रहा है ना। और तुम्हें मिल कितने रहे? सिर्फ 40 रुपए मिल रहे डी लिस्टिंग होने के बाद। तो उस केस, एग्जैक्टली माई पॉइंट इज, तो ये जब भी तुम कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसको परखना ये है कि उससे जो प्राइस मुझे मिल रही है तो उसमें कुछ चेंज है क्या भाई। क्योंकि मेरी देखो प्रीवियस डे की जो रिकॉर्डिंग हुई थी 120 से हुई थी, नेक्स्ट डे जब उठ के देखा तो मुझे पता चला कि यार ये तो कंपनी डिलिस्टिंग करा रही है अपने सिक्योरिटीज, एंड प्राइस भी अनाउंस कर दिया 40। ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी होता है, जैसे कि बॉन्ड्स में जो डिफॉल्ट होता है ना ऑप्शन, कंपनी ने डिफॉल्ट अनाउंस कर दिया, अब इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं आएगा। जैसे फ्यूचर मार्केट के बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो गए, है ना। अभी उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं देने के लिए, जो इनकम तुम्हें आने वाला था, कैश जो आने वाला था, रुक गया। क्योंकि तुमने एक थ्रू आउट द क्वार्टर उसको अक्रूड कर लिया, एंड अब पता चला कि वो तो पैसा आने नहीं वाला है। लॉस हो गया ना वो तो। समझ में आ रहा है चीज? मतलब ये हर एक के लिए वैसे तुम्हें सिचुएशन को अप्लाई करना है, अकाउंटिंग के रूल में बिठाना है कि भाई देखो, अक्रूड मैं कर रहा था, सब चीजें एनईवी वगैरह सब सही से चल रहा था, आज न्यूज आई कि वो साला पैसा ही नहीं देने वाला है पीरियड को। रिवर्सल, रिवर्सल अक्रूवल की जरूरत नहीं है। उसको तुम अच्छी एक एक प्रोविजन बना सकते हो कि भाई ये बैड डेट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अब जो डेट भी नहीं है वो, बट जैसे वो इनकम जो था वो लॉस हो गया अब तुम्हारा, वो नहीं आने वाला है। या फिर उसमें ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि उसके बाद नेगोशिएशन वगैरह होने के बाद फॉर अ टाइम बिंग तुम्हें बोल दिया जाता है कि भाई होल्ड करो, जो भी अकाउंटिंग उसकी कर रहे हो उसको कंसिडर मत करो। रिवर्सल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, रिवर्सल करना है, या फिर कुछ न कुछ अमाउंट वो देने वाला है। कई बार होता है ना, कुछ न कुछ अमाउंट दे देगा। मतलब जैसे 1 करोड़, 1 लाख करोड़ आना था, बस बोला कि चलो भाई 2,000 करोड़ दे दूंगा मैं। बट कुछ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आ ही रहा है, मतलब जो अक्रूवल था उसमें से थोड़ा बहुत कैश कुछ आने वाला है। जो बाकी का बचेगा उसको तुम रिवर्सल की प्रोसीड कर सकते हो। हम्म। 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 यस, ये सब के लिए होता है। जैसे कि अभी इसमें भी अगर तुमने 120 से रिकॉर्डिंग करके रखा था,
हम्म। 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 भाई 10-10 से ही होगा। टोट ऐसे थोड़ी कर सकता है भाई, अकाउंटिंग में तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना तेरा। हाँ, तो उसने क्या कर दिया होगा, जब बॉन्ड वगैरह बुक करता रहेगा सिस्टम में। तो हाँ नहीं, वो समझा मैं, मतलब उसको जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो काम जो करता होगा ना, जो सिस्टम में वो क्या करता रहेगा कि बॉन्ड बुक वगैरह करता रहेगा। तो उसको लगता रहेगा कि भाई ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बॉन्ड दिखा रहा है, मतलब वो कंबाइन होके दिखा रहा है। हाँ, तो इसलिए उसने वो लॉजिक लगाकर अकाउंटिंग एंट्री बना दी वहां पे ऑन टाइम। वैसे नहीं होता। नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, जैसे कि अभी देखो, यहां पर ही देखो, 120 से अकाउंटिंग हो गई थी, अब 40 तो तुम्हारा अभी प्राइस आने वाला है, एंड 100 जो तुम्हारी एक्विजिशन कॉस्ट थी, उस चक्कर में अब तुम तो अकाउंटिंग कैसे करोगे भाई। डिफिकल्टी तो हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि जो एसेट्स तुमने कंसिडर करी थी उसमें ही लॉस दिख रहा है, डिप्रिसिएशन दिख रहा है अच्छा खासा, 60 रुपीज। हाँ, तो मतलब वही डिप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जो टूट गई है वैल्यू अब उसकी। तो उसको तुम लॉस कहो, या फिर जो वैल्यू मिलने वाली थी उसमें डेफिसिट आ गया, बहुत तगड़ा आ गया, अब क्या करें। हाँ, एसेट जो भी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वो है। तो जो लॉस बन रहा है, लॉस पीएनएल पे पोस्ट कर दो, ट्रांसफर करो। जो वैल्यू दिख रही है, जो वैल्यू आई, वो तो कैश हो जाएगी, कैश उतनी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैंक एट, जो भी है बैंक पे एक्सेप्ट। यस। तो ये सबके लिए, तो इन शॉर्ट पॉइंट, इसके डीलिस्टिंग और ये जितने भी फैमिलीज के आते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा क्लॉज है, या फिर कंपनी बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाती है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आता है, तो तुम्हें वो सेम लॉजिक हर जगह पर लगा सकते हो। एक तो एसेट में वो देखना है कि जो एक्विजिशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनीवेज अकाउंटिंग तो होगी, क्योंकि पहले दिन तो 120 की अकाउंटिंग थी, बाद में सडनली अगर इतना चेंज आ रहा है, तो ऑफकोर्स कि मतलब जो दूसरे दिन का जो चेंज है वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो 40 का रहेगा। बट वो इतनी इमीडिएटली नहीं होता है, विद इन 30 डेज का टाइम स्पैन दिया जाता है, ताकि वो कितना पैसा आने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा, कैश डेट क्या रहेगी, आगे ये ट्रेडिंग होगा या नहीं होगा, सिक्योरिटी वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर नेक्स्ट डे भी वो ट्रेड हो रहा है अनाउंस करने के बाद, तो फिर वो प्राइस वैसे वैसे रिकॉर्ड होती रहेगी, जब तक वो डीलिस्ट नहीं होती प्राइस तब तक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद जो डेफिसिट दिख रहा है उसको कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हारे जो एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट है उसका, क्योंकि वही तुम्हारी एक्चुअल एसेट्स तुमने रिकॉर्ड करी है बुक में। मार्केट प्राइस तो वो ऊपर नीचे हर दिन होती रहती है। दूसरी चीज है, जितने भी अभी मैंडेटरी विद चॉइस कॉर्पोरेट एक्शंस जो दिखेंगे, उसमें तुम्हारा डिविडेंड है, कैश एंड स्टॉक ऑप्शन है, एंड ये हाँ, ये ठीक है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। ये मैंडेटरी भी होता है, वॉलंटरी भी होगा, डिपेंड करेगा। ये दोनों में होता है, ठीक है। जनरल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है तो मैंडेटरी। ये वॉलंट ये इसकी कोई कैटेगरी हम नहीं कर सकते, बट जो कंपनी जब अनाउंस हो रहा है, कर इवेंट जब हो रहा है, तो वो मैंडेटरी ही होगा कंपनी के लिए, क्योंकि वो कैपिटल रेज करना चाहती है, वो इवेंट है। बट उसमें जो पार्टिसिपेट लोग करेंगे, वो किसी के ऊपर तो फोर्स नहीं है ना।
कर हाँ, तो वो करना है करो, नहीं तो मत करो। बट इवेंट क्रिएशन की जो प्रोसेस होगी आईपीओ की, वो कंपनी के साइड से मैंडेटरी बनेगा, कंपनी लेके आ रहा है। हाँ। ये कन्वर्जन बॉन्ड्स हो रहा है, बॉन्ड्स इनटू इक्विटी हो रहा है, ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। एंड ये वॉलंटरी भी होगा। सिचुएशन को समझो, ये वॉलंटरी भी क्यों होगा, क्योंकि कई बार जो बॉन्ड्स ऐसे इशू होते हैं कि जिसको शेयर होल्डर्स के ऊपर छोड़ा जाता है कि भाई तुम्हें कन्वर्जन चाहिए या फिर तुम्हें कैश चाहिए, या फिर कंपनी के साइड से अगर वो बॉन्ड इशूड हुआ है कि मैंडेटरी कन्वर्जन ही है, तो मैंडेटरी कन्वर्जन ही होगा, वो मैंडेटरी इवेंट है। अगर वो बॉन्ड का नेचर ही वैसा है कि भाई तुम्हें रिडीमेबल चाहिए या फिर कन्वर्टेबल चाहिए, तो वो तुम डिसाइड करो, एट मेच्योरिटी डिसाइड करो, हम तुम्हें वो ऑप्शन देना चाहते हैं। तो होता है ना कि कॉलेबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड्स, तो वो तब देखेगा कि मुझे क्या करना है। एंड अगर तब बता रहा है मतलब वो वॉलंटरी जा रहा है, हाँ भाई करो। पार वैल्यू इन इक्विटीज ये भी कुछ काम का नहीं है। ये स्क्रिप डिविडेंड्स वगैरह नॉर्मल डिविडेंड है, ये तुम्हारा मैंडेटरी जाएगा। देन उसके बाद स्क्रिप इश्यूज इग्नोर करो। स्टॉक डिविडेंड मैंडेटरी जाएगा, स्टॉक स्प्लिट मैंडेटरी जाएगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल ये भी मैंडेटरी जाएगा। ये रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह होते हैं ना, रिटर्न करना पड़ता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम बोलते हैं ना उनको कि भाई पैसा लेके आते हैं, तो वो रिटर्न कर देते हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स का पैसा बोलती है कि भाई तुम पैसा ले लो, हमारे शेयर्स लौटा दो। इक्विटी के लिए भी होता है अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो। हाँ, अदरवाइज ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ज़्यादा होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये बॉन्ड्स के लिए भी वही होगा, जो पैसा लौटा दो एंड अपना अपना बॉन्ड ले लो वापस, है ना। रिवर्स स्प्लिट मैंडेटरी है। कैश एंड स्टॉक ऑप्शन मैंडेटरी विथ चॉइस है ये बायबैक वॉलंटरी है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान ये है। ये डच एक्शन छोड़ दो, ये कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेस, हाँ ड्रिप बोलते हैं। ये ऑड लॉट टेंडर, ये तुम्हारा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोर जो प्रोसेस करते वहां पर जो टेंडर है नॉर्मल टेंडर वही समझो उसको। बट ये हम जब प्रोसेस करते हैं ना कॉर्पोरेट एक्शन में, उसके लिए काम आता है ये, उसको इग्नोर करो फॉर टाइम पे। ये राइट ऑक्शन को भी ये कर दो, क्योंकि प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग के तुम्हें राइट से मिलने वाले इवेंचुअली, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं होते ना, तो उसको वो लोग ऑक्शन में लेके आते हैं कि भाई ऑक्शन करा के बेच दो, अगर कोई ले रहा है बिड करके तो इवेंचुअली। राइट इश्यूज ये वॉलंटरी इवेंट है, तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफर, हाँ तो वैसे एफपीओ जो आता है ना कि मतलब जैसे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू लेके आते हैं ये लोग। जैसे आईपीओ तो फर्स्ट आया, बाद में फर्दर पब्लिक जब भी तुम नेक्स्ट, हाँ एफपीओ आएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब वो एक्चुअली राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट राइट डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली लेके आते हैं, सिमिलर एफपीओ की तरह होता है। अभी एफपीओ में अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं, बाकी के कोई नहीं, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसको एफपीओ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार एफपीओ बाकी सारे दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे रुचि सोया का रिलिस्टिंग हुआ ना पूरा, पहले इक्विटी ऑलरेडी थे, बट उन्होंने नेक्स्ट टाइम एफपीओ जब लेके आए बोला कि नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो शेयर होल्डर्स नहीं है। वैसे भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इग्नोर करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वगैरह जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, कूपन पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट बॉन्ड्स, ये तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ये मैंडेटरी है, ये कूपन पेमेंट भी मैंडेटरी है। अर्ली रिडम्पशंस ये वॉलंटरी होगा, ये कोई मैंडेटरी वगैरह नहीं है। हाँ अगर वहां पे अगर डेट डिफाइंड करी हुई है कि यही डेट को अर्ली रिडम्पशंस हो रहा है, तो वो तुम कह सकते हो मैंडेटरी है कि कंपनी की तरफ से रिडम्पशन हो रहा है, कंपनी पैसा देना चाहती है। बट अगर शेयर होल्डर्स की तरफ हो रहा है एंड ये अगर वहां पे जो एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड नोट पे लिखा हुआ है कि अर्ली रिडम्पशन पॉसिबल है इसका, तो वॉलंटरी है। लॉटरी बॉन्ड इग्नोर करो। पार्शियल रिडम्पशन ये पूरा मैंडेटरी प्रोसीडिंग आता है,
बट ये वॉलंटरी भी होगा, ये याद रखना। अगर क्योंकि जो जितने भी बॉन्ड है ना वो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट पे कंपनी किस अग्रीड टर्म के साथ इशू कर रहा है वो डिपेंड करेगा, है ना। ऑप्शनल पुट, ऑप्शनल ये छोड़ दो, इसका तो कुछ काम नहीं है, प्रोटेक्शन प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इतने सारे ही इवेंट्स हैं जिसमें तुम्हारा मैंडेटरी विद चॉइस फैमिली के जितने भी इवेंट्स है वो पूरा एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस पे क्वेश्चंस बन रहा है एंड उस पे अगर बोल रहे कि एनईवी के ऊपर इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, तो वो होगा, क्योंकि एडिशनली दैट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंपनी और दैट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज विदाउट मैंडेटरी विद चॉइस के जितने भी इवेंट्स है वो। हाँ, चाहे क्योंकि कैश डिविडेंड होगा, सीएसओ होगा, कैश नहीं तो स्टॉक आ रहा है, फिर ड्रीप आ रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हें, सब एक्स्ट्रा मिल रहा है। डीलिस्टिंग का भी होगा। रही बात अभी मैंडेटरी, मैंडेटरी कोर मैंडेटरी की, उसमें कौन कौन सा है वहां पर, एक तो बोनस इश्यूज है, राइट, बोनस राइट्स भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों है, और स्टॉक डिविडेंड है। तो उसमें भी देखो, स्टॉक डिविडेंड मतलब क्या हो, वो भी डिविडेंड के फैमिली का मेंबर है, तो क्या तुम्हें स्टॉक डिविडेंड मिल रहा है तो भी इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है एंड प्रोपोर्शनेटली तुम्हारी एसेट्स बढ़ रही है, टोटल एसेट्स जो है वो बढ़ रही है, तुम कुछ पे नहीं कर रहे हो फिर भी तुम्हें स्टॉक डिविडेंड मिल रहा है। बोनस इश्यूज और बोनस, स्टॉक डिविडेंड और बोनस का पूछ रहे हो या फिर बोनस राइट्स का पूछ रहे हो? राइट्स का मतलब है कि किसी किसी को ही देंगे, क्योंकि वो वो डिपेंड करेगा कि मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, उसमें एक लेवल बनाएंगे और उसमें से ही देंगे, सबको नहीं बांटते फिरेंगे राइट्स, राइट। एंड कई बार, हाँ कई बार होता है कि ये फिर प्रेफरेंस इक्विटी भी, प्रेफरेंस इक्विटी वालों को भी दे सकते हैं ये, जैसे कि वो राइट्स पे वो इशू हो रहा है तो राइट्स उनको भी दे, ताकि इंस्टेंट डिविडेंड उनको बोले कि भाई देखो हम डिविडेंड नहीं, हम राइट्स दे सकते हैं, ऐड करेंगे, इंटरेस्टेड हो, हाँ है तो कर दो। बोनस इशू तो तुम्हारा नॉर्मल इक्विटी जितनी भी है उसको मिल जाएगा, ये है बोनस इशू, बोनस राइट्स, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, और तुम्हारा स्टॉक डिविडेंड, इनका भी एनएवी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इन सब के लिए भी तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पे करने की जरूरत है, बट वो हालांकि वो डिस्काउंट पे मिलता है, हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि वो फुल मार्केट प्राइस से कोई लेगा नहीं, बट तुम्हें बेचने के लिए तो मार्केट प्राइस मिलेगा, इवेंचुअली बेनिफिट है ना, वो चीज होती है। एंड दूसरी चीज जो अपार्ट फ्रॉम जो बाकी स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, अरे कुछ, हाँ, अब वो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब बोलेंगे कि वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, ओके। ऐसे ही पैर खींचते हैं ना, उनको लगता है कि भाई देखो कि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं तो 99% वो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड वो चाहते हैं कि तुम गलत आंसर दो, तुम्हें रिजेक्ट करें, ऐसा हाँ तो वैसा सीन तो, हाँ तो वैसे लेके आते हैं फिर क्वेश्चन कि भाई स्टॉक स्प्लिट, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। हाँ, उनको लग रहा है कि उनकी चापलूसी कर लेगा तो हो जाएगा काम। ऊपर से तुम्हारा जो बायबैक और टेंडर होगा, बाकी जितने भी इवेंट्स है, अगर तुम उसके लिए फुल प्राइस पे कर रहे हो, उतना ही तुम्हें एसेट्स मिल रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या ही होगा, है ना। या फिर अगर कंपनी स्टॉक टेंडर वगैरह है, वॉलंटरी इवेंट्स है, लेकिन तुम्हारे फंड मैनेजर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ घंटा नहीं होगा। हाँ, जैसे बायबैक में इम्पैक्ट कब होगा, बायबैक में जो प्राइस जो है करंट प्राइस से ज्यादा मिला, बट ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बायबैक में वही होता है, 4,000 मार्केट प्राइस चल रहा है पर शेयर, तो 4,500 5,000 मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में भी एनएवी चेंज होगा ना, चेंज होगा मतलब वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो अच्छी बात है, तो वो है चेंज, पॉजिटिव चेंज होगा वो, अगर इन्वेस्टमेंट
तो दो चीज़ें और, एक है कि जैसे एनएवी फॉर पर शेयर्स वो अलग चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैंडेटरी और वॉलंटरी जो मैंडेटरी कहो, जैसे स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट पर शेयर्स वैल्यू पे ही असर करता है, ठीक है, पर यूनिट पे नहीं करता है। तो ये बात है। दूसरी, कॉर्पोरेट एक्शन का एक रूल है, जो रूल ये कहता है कि भाई अगर कोई भी सिक्योरिटी का तुम्हें बेनिफिट लेना है या फिर कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट लेना है, तो वो सिक्योरिटी तुम्हें रिकॉर्ड डेट पे तुम्हारे अकाउंट में होनी चाहिए। कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट होगी उस डेट पे, क्लोजिंग डेट के पहले वो सिक्योरिटी तुम्हारे अकाउंट पे होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी तुम्हें बेनिफिट देने वाली है। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हें वो नहीं मिलेगी। बट वो रूल के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड शुड बी, वो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के पहले होना चाहिए, रिकॉर्ड डेट तक या फिर उसके पहले कभी भी वो सेटल्ड होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। हाँ, दो तरह की चीजें यहाँ पर बनेगी, एक एक्स डेट ड्रिवन मार्केट बनेगा, एक रिकॉर्डेड ड्रिवन बनेगा। कोई मार्केट है इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे मार्केट है, यूके मार्केट है, यूएस मार्केट है, ये पूरा एक्स डेट को फॉलो करते हैं। एक्स डेट पे अगर सिक्योरिटी एक्स डेट के पहले तुम्हारे पास अगर ट्रेड करके तुमने रखा है, एक्स डेट पे अगर तुम उसका ओनर हो, मतलब तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा बताया गया है कि भाई अगर रिकॉर्ड डेट हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे, बाकी भाड़ में जाने दो, रिकॉर्ड डेट पे किसके पास वो सिक्योरिटी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो वो दोनों भी तुम चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि एक्सेप्शन है, जैसे रिकॉर्डेड ड्रिवन मार्केट और एक्स डेट ड्रिवन मार्केट। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्स डेट ड्रिवन मार्केट है तो एक्स डेट के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, रिकॉर्डेड ड्रिवन मार्केट है तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मिलेगा, यानी कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट, सिंपल। दूसरा, हाँ बताओ। हम्म। 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 बट मुझे दो चीज़ें पूछूंगा, रिकॉन किस और कौन से प्रोसेस के लिए कर रहे हो? कई सारे, कई कई जगह पर रिकॉन होते हैं, जैसे अभी मैं भी रिकॉन करता हूँ, ठीक है, मैं कब करता हूँ, ट्रेड जब सेटल्ड हो जाता है तब रिकॉन करता हूँ। मेरे पास 5 6 टास्क है, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी के। उसमें से जब ट्रेड सेटल हो जाता है, ट्रेड सेटल होने का मतलब ये कि एक सिस्टम है जो लेजर क्रिएट कर रहा है, एंड जो दूसरा है एजेंट बैंक जो पेमेंट का वायर भेज रहा है, तो उसका मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन वर्सेस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, डेबिट वर्सेस क्रेडिट का हो, तो मैं वो उनसे मैच करता हूँ। मैच करने के लिए मेरे बेसिक जो चीज़ें होगी, ट्रेड डेट में चेक करता हूँ, जो वायर पेमेंट में जो ट्रेड डेट है वो सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो ऑटो मैच वो ट्रांजैक्शन होगा नहीं और तुम्हें फोर्स मैच वो करने देगा नहीं। जैसे दूसरा होता है सेटलमेंट डेट, वो भी मैं मैच करता हूँ। तीसरा होता है क्वांटिटी, वो भी मैं मैच करता हूँ। चौथा होता है प्राइस, अगर प्राइस अगर सही नहीं है तो तुम्हारा अमाउंट गलत आएगा, सिस्टम मैच करने नहीं देगा, क्योंकि सिस्टम के लिए तो इक्वल चाहिए सब चीज़ें, है ना। अगर डे हम्म। नहीं भाई, पूरे सिक्योरिटी जितने भी है अपने अपने, अपना अपना एक उनका साइकिल है, ठीक है। तो अगर जितने भी ऐसे जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है तो सेम रेट पे ही सेटल होते हैं,
अगर उनका रिकॉन कर रहे हो तो पूरे मनी मार्केट की कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो पूरे सेम डेट को ही सेटल होते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। एंड उनका रिकॉन रिकॉन किसके साथ करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। जो पैसा कटा हुआ है, जो पैसा मतलब ट्रेड हुआ हुआ है, तो उसके साथ ही मैच करोगे। कितने का ट्रेड हुआ, कितना पैसा गया, मैनेजर ने कितना कोट किया था, एंड वो वहां कितना रिसीव्ड कितना हुआ है, वो एग्जैक्टली मतलब जो सिस्टम में रिकॉर्डेड अभी दिख रहा है, एंड जो ऑर्डर जहाँ जिस तरह से गए थे वो डेटा और वो सिस्टम का डेटा इट शुड बी मैच्ड। अगर वही इक्विटी की बात करो तो T+1 पे जब तुम सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे तो T+1 पे तो कोई रिकॉर्ड करता नहीं है, वो इंटरनल ऐसे ही करते ताकि जो तुमने बुकिंग किया हुआ है या फिर जो सिस्टम में जो डेटा बुक्ड हुआ है वो थोड़ा सा करेक्टली दिखे। इक्विटी या फिर फिक्स्ड इनकम जितने भी जो जिसको सेटलमेंट साइकिल है, जैसे ट्रेड सेटल हो जाता है रिकॉन टीम काम करना चालू करती है, क्योंकि देखती है कि ट्रेड अच्छे से सेटल्ड हुआ या नहीं है, क्योंकि उस डेट पे तुम्हें मतलब T+1 की बात कर रहे हो तुम। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है वो T+1, और एक जापानीज मार्केट ऐसा है और चाइना भी मार्केट है शायद अभी फॉलो कर रहे हो वो T+1 नॉर्मल सिक्योरिटीज। और कुछ कैटेगरीज बनाई है, जैसे NSE ने भी बनाई है T+1 की कैटेगरीज, जैसे कि टॉप 50 कंपनीज, अब 20 कंपनीज निकाले उनका T+1 अलाउ कर दिया है। नहीं, वो चल रहा था, रूल आ गया। T+1 सब सब सिक्योरिटी के लिए नहीं है, कुछ सिक्योरिटीज उन्होंने बनाए हैं, जैसे कि टॉप के सिक्योरिटी टाटा ग्रुप के, रिलायंस ग्रुप के, कुछ पैरामीटर्स देख के, क्रेडिट वगैरह देख के, तो वो अलाउ कर दिया है T+1। हम्म। करेक्ट। नेक्स्ट डेट कैप्चर करोगे, नेक्स्ट डेट ही तुम फिर अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी मैचिंग करना है पूरा। हाँ, देखो आज ट्रेड हुआ तो कल जाके टीम जब बैठेगी वो रिकॉन एज ए मिडिल ऑफिस गाय हो तो मिडिल ऑफिस टीम कल जाके रिकॉन करना स्टार्ट करती है, कैप्चर करती है, देखती है क्या बुक हुआ क्या नहीं हुआ, कितना हुआ कैसे हुआ, वो रिकॉन करती है पूरा। होती है अभी, वो डिपेंड करेगा कि फ्रंट टू एंड मॉडल है या फिर जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं खुद काम करता हूँ उसके ऊपर, मेरे यहाँ पे कोई रिकॉन टीम नहीं है घंटा, मैं पूरा मिडिल ऑफिस भी देखता हूँ, बैक ऑफिस भी देखता हूँ, रिकॉन भी देखता हूँ, कैश वायर ट्रांजैक्शन, कैश रिकॉन, वो पोजीशन वो सब देखता हूँ मैं, मेरी टीम देखती है। नॉर्मल इंटरनल रिकॉन भी देखता हूँ। जो एक्चुअली रिकॉन होता है मेरा सेटलमेंट डेट जब होता है ना, सेटलमेंट डेट के दूसरे दिन लोग करते हैं, एंड उसके बाद क्वेरीज भी लेके आते हैं कि भाई ये ट्रेड अच्छे से सेलेक्ट नहीं सेटल नहीं हुआ, इसके वायर जो वायर आया हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है, वो तुम देखो। क्योंकि जब अगर ट्रेड अच्छे से सेटल हो जाता है ना तो 90% ट्रेड्स जो है वो ऑटो मैच होके निकल जाते हैं रिकॉन सिस्टम से, पेमेंट सिस्टम से। जो बचते हैं वो एक्सेप्शन वाले होते हैं। एक्सेप्शन क्यों है? एक तो सेटलमेंट टीम ने गलत किया या फिर पेमेंट कम ज़्यादा आया है, यही दो रीज़न है, चाहे स्टॉक पेमेंट हो या कैश पेमेंट हो। इसलिए उस सिस्टम में एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस से वो अप्रूव नहीं करने देता है, उसके ऊपर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करके वो क्लियर करना ही होता है। बट अगर रिकॉन की बात किया जाए, T+1 पे मैं खुद रिकॉन करता हूँ, मैं रिपोर्ट पुल करता हूँ क्लियर पार से। क्लियर पार से इसलिए करता हूँ ताकि वहाँ पर जितने भी फंड्स है मेरे पास, 150 फंड्स है, 150 फंड्स के अंदर जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसके ऊपर मुझे पेंडिंग ट्रेड्स देखने होते हैं कि कितने पेंडिंग ट्रेड्स है कि जो सेटल करना बाकी है, मेरे टीम को सेटल करना बाकी है। तो मैं रिपोर्ट निकालता हूँ, एंड वो रिपोर्ट्स एंड एक फंड मैनेजर फिर से वो भेज देता है डेटा कि भाई ये हमने आज ट्रेड करे या फिर ये कल करे, तो डेटा भेज देता है, एक्सेल सीट में भेज देता है। तो फिर मैं देखता हूँ कि क्लियर पार एक लाइव एप्लीकेशन है कि जहां पर जितने भी ग्लोबल लेवल पे जितने ट्रेड्स हो रहे हैं वो दिखते हैं अपने फंड के बारे में, जिस फंड के लिए तुम काम कर रहे हो। मैं दोनों मैच करता हूँ, मेरे पास एक टूल भी है। ये मैनुअली अगर 150 200 कौन ट्रेड मैच करेगा? सो इंस्टेड दैट मैंने एक ड्यूको में फैसिलिटी क्रिएट कर दी कि जो वहाँ पे मैंने फिट बना दिया, ट्रेडेड, सेटलमेंटेड, क्वांटिटी, प्राइस, काउंटर पार्टी, ये पूरे 4 ऐसे कॉलम बना दिए, प्राइस बना दी, करेंसी बना दी। दोनों फाइल में अपलोड कर देता हूँ, वो ड्यू को मुझे रन करके देता है रिकॉन भी। वहाँ पे अगर कुछ एक्सेप्शन है तो रेड में ट्रिगर होता है, जैसे कि काउंटर पार्टी ने मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि वो तुम्हारा क्वांटिटी मैच नहीं हो रहा है ना,
ट्रेड डेट मैच नहीं हो रहा है, तो वो ट्रिगर करता है, तो फिर उतनी इन्वेस्टिगेशन करता बैठता हूँ क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो फिर मैं अकॉर्डिंगली फंड मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ कि भाई ये देखो, ये ट्रेड डेट उसका मैच नहीं हो रहा है, बट क्लियर पार पे ये दिख रहा है। तो फिर वो काउंटर पार्टी को चेज करके, क्योंकि फ्रंट ऑफिस पे वही डील करता है फंड मैनेजर, वो बोलता है ठीक है भाई मैं देखता हूँ। एक तो फिर क्लियर पार अपडेट होगा या फिर सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा। फंड मैनेजर कंफर्म करता है कि अपनी गलती, तो सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा। अगर क्लियर पार की गलती है तो क्लियर पार अपडेट करके देगा और इन्फॉर्म करेगा। क्लियर पार के जैसे सिस्टम में डीटीसीसी भी वही काम करता है ना, यूरो क्लियर भी वही काम करता है, वैसे ही काम की फैसिलिटी देते हैं, वैसे वो क्लियर पार है। हम्म। नहीं 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 भाई, T+1, T+1। हाँ, हाँ जब भी तुम लॉग इन करोगे तो तब तुम्हें मिल जाएगा उसी समय तो। T+1 पकड़ो, वो 20 वो। हाँ, डेटाबेस में तुम्हारे अपडेट हो जाता है, जैसे वो मार्केट क्लोज हुआ ना, जितने भी तुम्हारे हिस्से के ट्रेड से ब्रोकर अपडेट कर देता है। नहीं होते हैं सेटल, नहीं होते हैं सेटल, नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं, अमाउंट है या नहीं, तो ब्रोकर बाकी और क्लियरिंग एजेंट हेल्प करता है, देखता है पूरी चीजें। यस, बट जो अकाउंटिंग होती है वो ट्रेड दोनों दोनों में से एक, तुम्हें पता ही है, आईएफआरएस या फिर गैप के थ्रू, एक तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग होगी या फिर सेटलमेंट डेट से होगी। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा कि तुम्हें, कि वो फंड, जिस फंड के लिए तुम काम कर रहे हो वो ट्रेड डेट से, फंड अकाउंटेंट के तौर पर, बट मोस्ट ऑफ द फंड्स ट्रेड डेट से ही कंसिडर करते हैं। जब ट्रेड हुआ, पैसा आज ही कटा है ना तुम्हारे अकाउंट से, क्वांटिटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है डिमैट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में हो रही है, बट एक्चुअली आई नहीं, बट वो हाइपो एक होता है ना, डमी क्वांटिटी क्रिएट कर देता है ब्रोकर। हाँ इतनी क्वांटिटी है, इतनी प्राइस कट हुई है, तो उसको लेकर के तुम अकाउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम ये सब छोड़ दो, सेटलमेंट जब सेटल जब भी हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन आएगा, तभी तुम अकाउंटिंग करो, जो भी हो अकाउंटिंग। तुम्हें मेरे, हाँ डेटाबेस में वैसे सिस्टम ही होते हैं, मैं तुम्हें अच्छा फोटो भेज देता, बट मैं कल भेजूंगा अगर लॉग इन करूंगा तो। होता ही है, वो डेटा सिस्टम ही फैसिलिटी होता है वो, प्रोडक्ट वाइज होता है। एंड उसी, जितने भी ट्रेड्स है वो डेटाबेस में वैसे ही पड़ते हैं, डेरिवेटिव जो, तो डेरिवेटिव के डेटाबेस में दिखता है। कैश वाला सेक्शन वैसे नहीं होता, कैश वाला सेक्शन कहीं नहीं दिखता है। कैश वाला सेक्शन क्या है ना, कि वो रिपोर्ट पुल करते हैं हम क्या करते हैं, रिपोर्ट पुल करते हैं। रिपोर्ट क्यों पुल करते हैं, ताकि रिपोर्ट में पता चलता है कि कितना बाय और कितना सेल और कितना कैश बचा हुआ है उस डे का। आज मेरी, कल मेरी बुकिंग हुई, ठीक है, कल जितनी भी बुकिंग हुई आज मेरे डेटाबेस पे दिख रही है ना। तो मतलब मैं रिपोर्ट पुल करूंगा, जाके अपलोड करूंगा, रिपोर्ट पुल करूंगा। रिपोर्ट इसलिए पुल करूंगा ताकि मुझे पता तो चले कि कैश कितने ट्रेड्स को अप्लाई हुआ है, चाहे वो सेल्स हो या फिर बाय हो या फिर कोई और ऑब्लिगेशन हो। दो ही चीजें हो रही है, एक तो कैश जा रहा है, दूसरा कैश आ रहा है। तो रिपोर्ट में देखूंगा मैं, एंड मुझे वो एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है। मैं एक्चुअली कैलकुलेट करता हूँ, मैं वीकली कैश कैलकुलेट करता हूँ मैं। और मैं वीकली करता हूँ, डेली का, डेली टीम्स है ना, डेली भी टीम्स है, वेट अ मिनट, डेली भी है, बट मेरे टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं वीकली देता हूँ। वीकली कितना बैलेंस, हर फ्राइडे का मैं देखता हूँ, मंडे टू फ्राइडे का कैलकुलेट करके देता हूँ। दूसरी टीम से कैश टीम है, वो एक्चुअली डेली का देखती रहती है, पूरे डेली एक्टिविटी स्टफ क्लियर करती रहती है, डेली रिपोर्ट हर एक फंड का भेज देती है फंड मैनेजर्स को ऑन T+D रन। मतलब अभी वो साइकिल चली रही है तो डेली करना पड़ता है मतलब। तो मैं मंथली और डेली देता हूँ, जैसे मंथली यूएसडी का कैश निकालता हूँ कि कितना कैश अभी फ्राइडे तक कितना कैश बचा है, कितना कैश फ्री पड़ा हुआ है, या फिर नेगेटिव जा रहा है बैलेंस, या फिर कुछ है, या फिर जीरो बैलेंस हुआ है, वो सब
रिपोर्ट्स में पुल करता हूँ, बनाता हूँ, एक्चुअली बनाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ वो सब रिपोर्ट्स एक्सेल में, कैलकुलेट करता हूँ बैलेंसेस, एंड फिर वो रिपोर्ट भेज देता हूँ फंड मैनेजर्स को, क्योंकि उसमें पूरे ट्रेड्स का एवरेज होता है, बाय सेल का। देखो, जिंदगी में याद रखना, ये इधर ही नहीं, किसी भी बैंकिंग या फिर कहीं पे भी काम करो, कौन सा भी रहने दो, 5 या 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेट, चाहे ट्रेड डेट हो, सेटलमेंट हो, मैच्योरिटी हो, एक्सपायरी हो, सेटलमेंट, कोई भी डेट हो, वो डेट में आती है कैटेगरी। दूसरी आती है क्वांटिटी, चाहे गुड्स हो, एसेट, कुछ भी हम इसे क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है रेट, जिसको प्राइस कहो। तुम्हारी दो ही चीज़ें गलत हो रही है यहाँ पर, एक तो डेट में कुछ घपला है, या फिर क्वांटिटी या फिर रेट में घपला है। अमाउंट का कुछ रूल नहीं है, अमाउंट तो वो रेट और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तीसरा होता है करेंसी, क्योंकि हम अलग अलग करेंसी के साथ काम करते हैं, इसलिए चौथा होता है काउंटर पार्टी, या फिर उसको कहो बायर और सेलर। तुम्हारे अगेंस्ट कौन है, तुम बायर हो तो सेलर होना चाहिए, सेलर हो तो बायर होना चाहिए। तीसरा, जिस भी सिक्योरिटी के लिए जिसको भी तुम बेच रहे हो, या फिर जिस कंपनी की सिक्योरिटी एक दूसरे को बेच रहे हो, वो है तुम्हारा इश्यूअर नेम। अभी इसके अलावा बैंकिंग में कुछ है ही नहीं है, चाहे वो रिकॉन हो, अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो। प्राइसिंग के लिए भी प्राइस ही चेक करते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी वही करते हैं, प्राइस करेक्ट करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं कि आज दिन की वैल्यू क्या रही है, और एक्सपेंडिचर्स में भी वही होता है। अगर फीस भी अप्लाई करना है तो सेम, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट, जो आता है अमाउंट के ऊपर परसेंटेज लगा दो, बात तो अमाउंट की हो रही है ना। रिपोर्टिंग में भी वही होता है, रिपोर्टिंग में अगर तुम रेगुलेटरी वगैरह रिपोर्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बैलेंसेस ही जाते हैं ना, टोटल बैलेंसेस वगैरह करो और वो प्रोजेक्ट करो, दिखाओ। एम टू एम रिपोर्ट है तो भी उसी में भी वही करते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं है तो बैलेंस नहीं निकलेगा तो रिपोर्ट क्या भेजोगे किसी को, कुछ नहीं होगा। एनएवी के लिए भी सेम ही होता है, प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। हम्म हम्म हम्म। ये नहीं, ये जो जितने भी डेरिवेटिव्स के बैलेंसेस है, तो वो पूरे के पूरे वो वेरिएंसेस ही है, मार्जिन अकाउंट में मेंटेन होते हैं। तो ठीक है, तो ये पूरा पीएनएल का पार्ट है, पूरा पीएनएल अपडेट होता रहता है ऑन टाइम टू टाइम, ऑन अ डेली बेसिस, कितना वरायंस आया उसमें, कितना चेंज हुआ, मैंने कितना पे किया था, और कितना चेंज। मैं एक एग्जांपल इसके ऊपर तुम्हें भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, कि डेरिवेटिव्स का कैसे होता है, उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ है। हाँ, ऑप्शन है प्रीमियम, अगर फॉरवर्ड है, फ्यूचर से तो मार्जिन। बट कोई देखो, वो लैंग्वेज है, बस द पॉइंट इज कि भाई एडवांस ही पे कर रहे हो ना तुम, है ना। कोई भी डेरिवेटिव ऑप्शंस फिजिकली वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये पर्पज के साथ अकाउंटिंग होती है, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए देख रहे हैं। इसलिए जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है, वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी आता है तो भी वो इनकम और गेन के तहत पीएनएल को अपडेट करते हैं हम लोग। हम्म। दो तरह से है, ये भी चीज मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम अगर अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो जो तुमने होल्ड किया उसको तुम एसेट कंसिडर कर सकते हो। जितना भी तुमने पैसा पे किया, वो उतनी उतनी तो एसेट है ही है तुम्हारी, मतलब उतनी वैल्यू तो है ही ना वो। 100 रुपये प्रीमियम पे कर दिया, 1,000 यूनिट्स है, लॉट्स है, इंटू करोगे जो भी अमाउंट आएगी उतनी तो तुमने पे ही करा है, करा है कि नहीं करा है। तो उसको तुम कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिर करोगे ना। तो उसको फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइपो या फिर डमी एसेट
क्रिएट की जाती है और डमी लायबिलिटी भी क्रिएट करी जाती है। दोनों के साइड से, बायर के साइड से भी होगा, सेलर के साइड से भी होगा। मतलब जिसने तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया एंड जिसने वो बाय किया, दोनों के साइड से होता है। ये एक एसेट क्रिएट करता है, ये एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। एंड फिर उसी को कंसिडर करके, एसेट को कंसिडर करके, अगर वो पॉजिटिव गया तो अनरियलाइज गेन हुआ, अगर वो नेगेटिव गया तो अनरियलाइज लॉस हुआ। एंड वही एसेट को जब वो एक्सरसाइज होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो एक्सपायर हो गया, सेटल हो गया, तो वही एसेट को रिटर्न ऑफ किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि वो एसेट थी नहीं। हमने इसलिए माना उसे ताकि हमने उसे पहले पे किया था ना पैसा, 40,000 50,000 जो भी 1 लाख 2 लाख पे किया था, बट वो हम रिटर्न ऑफ करेंगे। जो एक्चुअली हमें डिफरेंस मिला है वो डिफरेंस जाएगा पीएनएल को। इसके ऊपर एक मैं एग्जांपल तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें अकाउंटिंग एंट्रीज तुम पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे। मेरे पास है, रेडी है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, अगर कुछ रहा तो कॉल कर लेना।